सीजीएचएस वेबिनार सीरीज के प्लेटफॉर्म के अंतर्गत विभिन्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में वेबिनार्स हो रहे हैं एवं आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी वेबिनार हो रहे हैं। आयुष सिस्टम में आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, सुवरिका आदि सभी सिस्टम्स में वेबिनार हो रहे हैं एवं आयुष का ये 14th वेबिनार है। आज का वेबिनार आयुर्वेद पद्धति से संबंधित है, जिसका टॉपिक है नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच बाय आयुर्वेदा इन द कोविड-19 पेंडेमिक। आज के जो प्रवक्ता हैं वे डॉक्टर अनंती गुरीवाला जी हैं। सर, आप एमएस मेडिकल सर इस समय मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे पोस्टेड हैं इन द सीजीएचएस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल लोधी रोड। सर की प्रारंभिक शिक्षा बीएससी बीएमएस उस्मानी हैदराबाद यूनिवर्सिटी से हुई है एवं सर ने मास्टर्स डिग्री या शास्त्र विषय में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की है। उसके पश्चात सर ने यूपीएससी क्वालिफिकेशन के बाद मेडिकल ऑफिसर सीजीएचएस में ज्वाइन किया। सर ने इससे पहले आयुर्वेद सलाहकार के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में भी कार्य किया है एवं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, आर्मी हॉस्पिटल्स में एवं दिल्ली के विभिन्न डिस्पेंसरीज में कार्य किया है। आप सभी से सत्र को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आपके जो भी प्रश्न एवं क्वेरीज हैं आप उनको चैट बॉक्स में हमें भेजिए। हम सत्र के समापन के पश्चात 10 मिनट का सर से हम जो भी आपके सत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी, उनको पूछा जाएगा एवं सर से उस चीज़ का आंसर हम लेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इस वेबिनार को हम सीजीएचएस की साइट पर अपलोड कर देंगे, अतः किसी से कोई भी पॉइंट मिस हो जाता है तो वो सीजीएचएस की साइट पे चेक कर सकता है। विदाउट फर्दर डिलेइंग आप सभी के मूल्यवान समय को ध्यान में रखते हुए हम सत्र को शुरू करते हैं एवं मैं मंच पर डॉक्टर अनंती गुरीवाला सर को आमंत्रित करती हूँ। सर। नमस्कार। Respected Additional Directors of CGHS Headquarters, Director CGHS, Additional Secretary DG CGHS, Joint Director आयुष CGHS एवं सभी पार्टिसिपेंट CGHS बेनिफिशियरीज और ज्ञाताओं को मैं इस मंच पे आह्वान करता हूं। आज के CGHS साइट से जो वेबिनार हो रहा है ये 34th है इन जनरल में, और उसके अलावा आयुर्वेदिक का 14th वाला चल रहा है आयुष की सेमिनार। आप सभी लोगों का इस सेमिनार में स्वागत है। आज की विषय है नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस टू एड्रेस कोविड-19 विद आयुर्वेदिक अप्रोच। कोविड के बारे में पिछले 2.5 साल के अंदर हम लोगों सब बहुत कुछ जानने के प्रयास किया है, बहुत कुछ जाना है और उसकी रोकथाम के लिए, उसको रोकथाम करने के लिए वैक्सीन्स भी लिए हैं, बूस्टर डोसेस भी लिए हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन भी करने की कोशिश किया है, प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट्स भी करे हैं। उसके बावजूद में भी कोविड कहीं न कहीं किसी न किसी को ये सब करने के बावजूद में भी उसका इन्फेक्शन होना जारी है और कंटिन्यू हो रहा है। तो इस समय में, इस स्थिति में क्या कुछ बिना दवाई का भी कोविड को हम रोकथाम करने के प्रयास कर सकते हैं क्या? आयुर्वेदिक की जो आधारभूत सिद्धांत बताए हैं, उसको देखते हुए, उसको परीक्षा करते हुए, उसके माध्यम से क्या हम नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस को अडॉप्ट कर सकते हैं क्या? इस विषय पर आज चर्चा होगी। और इधर नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस का मतलब, मेरा मीनिंग ये है कि हम दवाई बिना खाए, इंटरनली दवाई ना लेके कोविड को कंटेन करने के प्रयास करने की आलोचना करते हैं। रोग 2 प्रकार का होता है, कम्युनिकेबल डिसीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीजेस को कंटेजियस डिसीजेस भी कहते हैं, इसी को इन्फेक्शियस डिसीजेस, कंटेजियस डिसीजेस, ट्रांसमिसेबल डिसीजेस भी कहते हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेस की जो कैरेक्टर होती है, वो एक इंसान से दूसरे इंसान को स्प्रेड होता है और उसका अस्तित्व जो है, वो इंसान में दिखाई देता है और उसके पर्यावरण में, उसके साथ रहे सो हर जीव-जंतु में भी दिखाई देने की प्रयास होता है। Spread from one person to another person, presence and growth of pathogenic agent in human or living beings surrounding him.
ये जिनमें होता है उनके द्वारा ये इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हैं। इन्फेक्शियस डिसीजेस को आयुर्वेद में अलग-अलग जगहों में नामांतरण करके उल्लेख किया है। उपसर्गिक रोग के रूप में या संसर्जित रोग के रूप में बताया है। जनपदोद्वंसज व्याधि के रूप में बताया है। आगंतुज व्याधि के रूप में बताया है। औपसर्गिक रोग या संसर्गज रोग मतलब ये लिमिटेड होता है कुछ ही इंसान लोगों के बीच में या कुछ ही परिवार के बीच में। जनपदोद्वंसज जब शब्द इस्तेमाल होता है, इसका मतलब बहुत बड़ा मास इंसान को जो है ना, ये बीमारी और उनका जो वेल-बीइंग एस्टेब्लिशमेंट्स है, वो जो रहन-सहन उनका टाउनशिप्स है, उनको भी पूरा उजाड़ देती है। उस स्तर तक ये जाता है इन्फेक्शन। और आगंतुज का मतलब अनएक्सपेक्टेड बीमारी होना, अनप्रेसिडेंटेड होना। ये सब इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ को दर्शाते हैं। इसके अलावा ग्रह रोग के रूप में भी इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ को आयुर्वेद में बताया है, जो विशेष करके बच्चों में पाया जाता है। और जो माताएँ कंसीव करते हैं और डिलीवरी करते हैं, इस समय के दौरान में भी कुछ बीमारियाँ इन्फेक्शन के कारण से होते हैं। उनको जातहरणी या रेवती बीमारियों के नाम से आयुर्वेदिक में बताया गया है। ये सब रोगों के लिए कहीं न कहीं इंसान का अपनी व्याधि क्षमत्व शक्ति, इम्यूनिटी कम होना भी एक कारण बताया गया है इन्फेक्शन डिसीज़ेज़ होने के लिए। और कुछ और बीमारियों में इंसान अपने आप को अपना जो व्याधि क्षमत्व शक्ति को खो जाता है, कम कर जाता है, उस समय में भी उसका उपद्रव रूप में या कॉम्प्लिकेशन के रूप में इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इन्फेक्शंस को जिस प्रकार एक इंसान से दूसरे इंसान में पाया जाता है, स्प्रेड होता है, उसके बारे में भी काफ़ी डिटेलली आयुर्वेदिक में बताया गया है। वो मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस प्रसंगात मतलब जब इंसान इन्फेक्टेड इंसान बात करता है, तो उसकी मुँह से जब ड्रॉपलेट के रूप में जब थूक बाहर निकलती है, तो वो इन्फेक्शन करने के कारण बनती है। गात्र संस्पर्शात, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करने में, किस करने में, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स में, इसमें भी इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ स्प्रेड होते हैं। निश्वासात, कहीं एक एनवायरनमेंट में जब इंसान इन्फेक्टेड इंसान छींकता है, थूकता है या खाँसता है, तो वो जो इन्फेक्शन बढ़ती है उस वातावरण में, उस वातावरण को इंसान ने साँस के रूप में लेता है, तो तब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के रूप में वो ब्रीथिंग इंसान को अफ़ेक्ट करता है। सहसैया एंड आसनात, शेयरिंग बेड्स एंड चेयर्स थ्रू फोमेट्स कि जो आदमी इन्फेक्शन से होता है, वो जिधर बैठता है, जिधर उठता है, उन चीज़ों को दूसरे आदमी प्रयोग करने से भी इन्फेक्शन फैलता है। सहभोजनात्, sharing food and drinks with already infected persons. Vastramalya anulepanat, sharing cloths and cosmetic items of the infected person. ये करने से भी इन्फेक्शंस फैलते हैं। इन्फेक्शियस डिसीजेस को उल्लेखन करते हुए सुश्रुत ने निदान स्थान में बताया कुष्ठम ज्वरम शोषाचा नेत्राभिषंद एवच अनुपसर्गिक रोगश्च संक्रामंति नरान्नरा मतलब स्किन डिसीजेस, फीवर, ट्यूबरकुलोसिस, चेस्ट रिलेटेड डिसीजेस, कंजंक्टिविटिस इत्यादि अनेक प्रकार के इन्फेक्शियस डिसीजेस एक इंसान से दूसरे इंसान को स्प्रेड होने के चांसेस है होते हैं ऐसा उल्लेखन किया है जो फोमेट्स के माध्यम से होता है वो इससे पहले की स्लाइड में बताया है। फोमेट्स क्या होते हैं? फोमेट्स का मतलब क्या है? एनी इनमेट ऑब्जेक्ट दैट व्हेन कंटामिनेटेड विथ exposed to infectious agents such as pathogenic bacteria, virus, or fungus can transfer disease to a new host is known as fomite. Contamination can occur when one of these objects come into contact with bodily secretions like nasal fluid, vomit or feces. एक चित्र द्वारा इसको दर्शाया गया एक इंसान जब इन्फेक्टेड होता है वो खांसता है या छींकता है तो उसकी खांसी और छींक के माध्यम से जो ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं वो ड्रॉपलेट दूसरे इंसान उसको जब निश्वास करता है सांस में लेता है तो उसके द्वारा उसकी इन्फेक्शन होने की प्रबल चांसेस होते हैं। इसी प्रकार वो ड्रॉपलेट जब टेबल के ऊपर सरफेसेस के ऊपर ओपन काउंटर्स के ऊपर पड़ता है और उसके ऊपर इंसान हाथ लगाता है और फिर उस हाथ को अपने मुंह पर ले जाता है तभी भी इन्फेक्शन होने के प्रबल चांसेस होते हैं। इसी को और थोड़ा सा ज़्यादा
अच्छी प्रकार से दर्शाया गया है। जो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन होता है, जो वायु के माध्यम से होता है, वो ड्रॉपलेट जब छींक के रूप में, खांसी के रूप में या स्पुटम के रूप में बाहर आता है और वो गिर जाता है, तो इंसान को उस एरिया में से जाने से, सांस लेने से 99% रेगुलर कॉन्टैक्ट में आने से उसकी इन्फेक्शन होने के चांसेस होती है। इसी प्रकार जो ओपन सरफेसेस है, ओपन काउंटर्स है, उसके ऊपर जो ड्रॉपलेट्स पड़ा हुआ है, उसके ऊपर अगर 1 घंटे के अंदर 1 बार या 2 बार या 3 बार या 4 बार टच करने से उसके चांसेस इन्फेक्शन होने के और ज़्यादा बढ़ जाती है। कंटीन्यूअस ट्रांसमिशन हो जाता है। ये इसके अंदर दर्शाया है। ये जो फॉर्मेट्स है वो हॉस्पिटल के अंदर पाया जाता है, घर के अंदर पाया जाता है और आम जगह में भी पाया जाता है। हॉस्पिटल में अक्सर पाया जाता है फॉर्मेट्स, वो है कॉमन हॉस्पिटल फॉर्मेट्स, स्किन सेल्स, हेयर, क्लॉथिंग, बेडिंग, टैप्स, वॉशरूम एरियाज, टीवी रिमोट कीज, टीवी रिमोट्स, keys, lift areas, etc. Fomites are associated particularly with hospital-acquired infections as they are possible routes to pass pathogens between patients. जो हेल्थ वर्कर्स है उनका जो कॉमन यूटिलाइजेशंस चीजें होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, स्टेथोस्कोप, पीपी, apparatus, instruments, trays, nursing room areas, neckties इत्यादि और these common formats associated with healthcare providers. जब ये एक हेल्थकेयर प्रोवाइडर से दूसरे हेल्थकेयर प्रोवाइडर यूज करते हैं, शेयर करते हैं या इसके साथ पेशेंट को देखते हैं, तभी भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बेसिक हॉस्पिटल इक्विपमेंट सच एज IV ट्रिप tubes, catheters, life support equipment can also be carriers when the pathogens form biofilms on the surfaces. ये इन्फेक्शन का एक पिक्चर इसकी है। डेली लाइफ फॉर्मेट्स जो घर में पाया जाता है, कॉमन फॉर्मेट्स फॉर ह्यूमंस आर कप्स, स्पून्स, पेंसिल्स, bath faucet handles, toilet flush levers, door knobs, light switches, handrails, elevator buttons, television remote controls, pens, touch screens, common use phones, keyboards, computer mice, coffee pot handles, counter tops, drinking fountains, and any other items that may be frequently touched by different people and infrequently cleaned. May also include soiled cloths, towels, linens, handkerchiefs, and surgical dressings. SARS-CoV-2 was found to be viable on various surfaces from 4 to 72 hours under laboratory conditions. On porous surfaces, studies report inability to detect viable virus within minutes to hours. ये porous surfaces का मतलब जैसे करेंसी के नोट्स होते हैं या कुछ और चीजें होते हैं जिसके ऊपर खांसी होती है या नहीं तो इन्फेक्टेड आदमी का टच होता है तो उसके अंदर वायरस को कम पाया गया ऐसा रिपोर्ट है। On non-porous surfaces, viable virus can be detected for days to weeks. Contact with aerosolized virus, large droplet spread, generated via talking, sneezing, coughing, or vomiting, or contact with airborne virus that settles after disturbance of a contaminated format, like shaking a contaminated blanket. मतलब किसी एक इंसान में किसी आदमी को कोविड हो गया है या कोई और इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लुएंजा हो गया है या इत्यादि हो गया है, तो उस इंसान ने जो प्रयोग करे सो चीजें होती है, अगर उस चीजों को हमने समय से उसको क्लीन नहीं किया है, समय से उसको ट्रीट नहीं किया और उसको हम उठाकर झाड़ते हैं, उस समय में उस परिवार में यानी तो उस एरिया में चांसेस इन्फेक्शन होने के और ज्यादा बन जाते हैं 24 आवर्स के अंदर। ऐसी परिस्थिति में इसको रोक करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स द रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग वेंटिलेशन and waiting as long as possible before entering that space. At least several hours based on documented airborne transmission cases. जो घर के अंदर ऑलरेडी हुआ है, किसी के डायग्नोसिस हुआ उस समय में. And using personal protective equipment including any protection needed for the cleaning and disinfection products to reduce the risk. The 2007 research showed that the influenza virus was still active on stainless steel surfaces 24 hours after the contamination. Though on hands it survives only for 5 minutes, the constant contact with the format almost certainly means catching the infection. Transfer efficiency depends not only on surface, but mainly on pathogen type.
For example, avian influenza survives on both porous and non-porous materials for 144 hours after contamination. Contaminated needles are most common fomate that transmits HIV. Fomates from dirt needles also easily spread hepatitis B. ये पूरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस इंसान में फोमेट्स के माध्यम से होता है, ये दर्शा रहा है। इस फोमेट से बचने के लिए जो प्रिवेंटिव है, नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच है, वो है कि उन चीज़ों को जिधर तक हो सकता है उधर तक ना छुइए और किसी से मिलना है तो नमस्कार करें, हैंडशेक ना करें और कोशिश करें कि उनको छूने से पहले, छूने के बाद हाथ को धोया करें। तो ये कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस है, जिसके माध्यम से हम इन बीमारियों को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। ये जो फोमेट है, इस शब्द को पहली बार एक फ्रेंच फिजिशियन ने इस्तेमाल किया था 1546 के अंदर एज ए फोम नाम से। फिर उस फोम्स को इंग्लिश के अंदर फोमिज किया गया 1658 में। फिर उसके बाद में उसे इंग्लिश में फोमेट के रूप में लेके आए 1859 में। जबकि इंडिया की प्रोस्पेक्टिव में इंडियंस दे वर वेरी अहेड ऑफ द टाइम एंड दे डिस्क्राइब्ड दीज फोमेट्स समवेयर बीसी 500-600। सुश्रुत संहिता ने अपने निदान स्थान के अंदर इन फॉर्मेट्स के बारे में बड़ी अच्छी से उल्लेखन किया है। प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ द कोविड इस प्रकार से है कि आजकल जो है नया केसेस 13,272 आ रहे हैं और 7 डेज की एवरेज 12,645 दिखा रहा है। दिस इज 19 अगस्त की सिचुएशन है। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस आयुर्वेदिक के माध्यम से कोविड को कंटेन करने के लिए क्या-क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। Primordial preventive measures in Ayurveda include healthy lifestyles such as dinacharya, rutucharya, sadvrutta, acharya rasayana. In dinacharya daily regimen, detailed rituals of practices have been advised to follow every day, establish the balance of the body humors. इधर ये बॉडी ह्यूमर्स का इंपॉर्टेंस इसलिए भी आ जाता है कि पोस्ट कोविड की कंडीशन में हम देखते हैं कि कई लोगों को कुछ और प्रॉब्लम्स डेवलप हो रहे हैं। हेडेक होना है, फैटिग होना, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स होना है, हेयर लॉस होना है, अचानक ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाना है, बीपी हो जाना है, इत्यादि बहुत सारी चीजें पाया जाते हैं पोस्ट कोविड कंडीशन में, जिसे लॉन्ग कोविड भी कहते हैं। इसके अंदर ना तो कोरोना वायरस का कोई रोल है, ना ही कोरोना वायरस एग्जिस्ट करता है बॉडी में। उसके बावजूद में भी ये बीमारियां हो रही है। इसका मतलब जो है इन्फेक्शियस डिजीजेस इन्फेक्शन करने के बाद बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस ला रहे हैं जिसकी वजह से शरीर के अंदर कुछ और प्रॉब्लम्स डेवलप हो रहा है। तो उनको एड्रेस करने के लिए ये नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस बहुत अच्छा काम करते हैं। वेकिंग अप इन द ब्रह्म मुहूर्त, ड्रिंकिंग वाटर स्टोर्ड इन कॉपर और सिल्वर पॉट, ब्रशिंग टीथ विथ क्रिस्पी ट्विक्स, जो एंटीबैक्टीरियल की एक्टिविटी करते हैं, वो माउथ के अंदर इन्फेक्शंस को नहीं आने के लिए, रोकने के लिए काम करते हैं। कवल गंडूष धारणा, पुलिंग अप ऑफ ऑयल करना है, बाथिंग एंड कटिंग ऑफ नेल्स इत्यादि। ऋतुचर्या सीजन के हिसाब से जो डिसीजेस बढ़ते हैं, घटते हैं, तो उसके अंदर वेरियस रूल्स एंड रेजिमेंट्स हैव बीन डिपिक्टेड रिगार्डिंग डाइट एंड बिहेवियर टू acclimatize seasonal enforcement easily without altering body homeostasis. नेक्स्ट सद्वृत्ता मीन्स जो प्रैक्टिसेस बिहेवियर्स हमको करना है जो अप्रोप्रिएट है, इनको ही हम आजकल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं। इसके अंदर नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस के माध्यम से वेयरिंग ऑफ मास्क, वॉशिंग हैंड्स, सोशल डिस्टेंसिंग, चेंजिंग क्लॉथ्स आफ्टर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड अलोंग विद प्लेसिंग द स्लीपर्स आउटसाइड द होम, ये बहुत बड़ा महत्व है कि अभी भी कुछ ट्रेडिशनल फैमिलीज सदर्न एरियाज में जो लिव करते हैं, जो ट्रेडिशनल फैमिली से जो अग्रहार में रहते हैं, अग्रहार हम बोलते हैं, और जो लोग विलेज की बैकग्राउंड में रहते हैं, वो ट्रेडिशनल फैमिली अभी भी घर में खाना खाना है या घर में आना है तो पहले वो नहाते हैं और जो कपड़े बाहर पहन कर गए हैं उनको बाहर ही उतारते हैं और घर के धुले हुए कपड़े पहन के घर के अंदर चलते फिरते हैं और खाना भी उन्हीं कपड़ों में खाते हैं। It is one of the best source of non-pharmacological approaches to contain the infection coming from outside into the house. Washing used clothes, daily practice of yogasanas, pranayam and meditation, adequate sleep for 7 to 8 hours and avoidance of
daytime sleep, oil pulling with sesame oil or coconut oil, and use of षड्रस युक्त आहार। इधर आहार आयुर्वेदिक में औषध रूप में भी लेते हैं और आहार के रूप में भी लेते हैं। औषध रूप में आहार को जब लेते हैं तो वो वीर्य प्रदान हो जाता है, तो इसलिए आहार को हम औषध रूप में ना लेके रस रूप में लेंगे, रस प्रदान करके लेंगे, ताकि जो क्वांटिटी हम खाते हैं वो औषध से भिन्न होता है। इसलिए इधर आहार को हम औषध ना मान के आहार को नॉन फार्माकोलॉजिकल रूप में देखने से ठीक लगेगा। ये वेयरिंग ऑफ मास्क का डिपिक्शन है, ऐसा ही वॉशिंग ऑफ हैंड्स का डिपिक्शन, देन सोशल डिस्टेंसिंग की डिपिक्शन। इसके साथ एक और ऑब्जर्वेशन है, जो एंशिएंट इंडियंस होते थे बायगॉन एरा में, वो लोग दे यूज्ड टू कैरी अम्ब्रेला विद देम, छाता को लेके जाते थे उनके साथ। ये छाता की जब वो खोलते थे तो इसका डायमीटर 1.3 मीटर्स टू 1.5 मीटर्स होता था। तो ये भी अपने आप में इंसान को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में एक दूसरे के इंसान से काफी मदद करती थी। एक ऑब्जर्वेशन है, नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस में आयुर्वेदिक में छाता लेकर जब दिनचर्या में इंसान बाहर जाता है तो उसका एक थोड़ा सा सिग्निफिकेंस दिखाई दिया है। इसकी डायमीटर्स को दर्शाया हूँ। ये कुछ योगा की पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, ताकि जो योगा प्रैक्टिसेस आम इंसान करता है, घर में कर सकता है, जिससे हम नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस में जाके लंग्स की कैपेसिटी को और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को डेवलप कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट एक्शन या प्रोसीजर आयुर्वेदिक में बताया गया है नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस में, वो है धूपन क्रिया, फ्यूमिगेशन। Fumigation is a classical method of disinfecting the environment, especially mentioned to disinfect the homes, hospitals, labor rooms, operation theaters, etc. by using herbal or herbomineral drugs. It encompasses broadly aesthetic, spiritual, psychological and medical significance. जो हवन जनरली करते थे, अब आजकल ये ट्रेडिशन हमारे घरों में नहीं रह गई है, इंडिया में भी कम होते जा रहा है, बट इट हैज गॉट वेरी गुड मेडिकल सिग्निफिकेंस एंड वेरी गुड सिग्निफिकेंस टू कीप द हाउस इन ए विथ पॉजिटिव वेव्स। इस हवन करने के लिए मस्टर्ड, असफोटिडा, गुग्गुल, तुलसी, जटामांसी, नीम, गुड़ची, चित्रक, पटोला, विडंगा, निर्गुंडी, द्रोणपुष्पी, कुंदरू, बोसवेला गम की एक्सट्रैक्ट्स, देवदारू, अगरू, सरल गम, सांब्रानी, धूपन सामग्री इत्यादि यूज करते थे। ये एज इट इज इसी नाम से बाजार में मिलते हैं, जिसके साथ हवन कर सकते हैं घर में। Dhupakalapas are beneficial in dealing with airborne infections because of antimicrobial activities with safe, economical and eco-friendly potentials. Some Dhupakalpas are proven and validated by the studies that they improve their air quality microbiologically by assessing microbes pre and post experiment on agar plate and swabs. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains are the commonest microbes causing HAI or nosocomial infections. Bhatwalkar et al. Study has proved to kill these bacteria to a great extent with धूप of rasona peels. Rasona peels का मतलब प्याज का छिलके, लोबान, क्रोमा सीड्स एंड कुरकुमा लांगा. Braithwaite et al. 2008 and Yasin and Almakota 2000 study has evaluated the efficacy of herbal fumigation having Devadaru in airborne infections. पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में इससे पहले ही मैंने बताया था। एक कुछ पोस्ट कोविड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन से जो क्लिनिकल लाइफ में डे टू डे हमें दर्शाते आते हैं डेली। परसिस्टेंट फैटिग एंड मस्कुलोस्केलेटल वीकनेसेस, डिस्निया, हेडेक, अटेंशन डिसऑर्डर इत्यादि आते हैं। ये नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस को हम अडॉप्ट करने से, प्रिवेंटिव मेजर्स को अडॉप्ट करने से केवल पैसा ही नहीं बचा सकते हैं, लेकिन हमारे हेल्थ को भी बचा सकते हैं। मतलब ये वन शॉट टू अर्निंग्स होता है इससे। हालात में आप लोगों ने देखा होगा, राकेश झुनझुनवाला के एपिसोड सबको मालूम है, तो उनका एक कोटेशन था, उसको बोलते हुए मैं इसको कंप्लीट करूंगा। मनी हैज क्रोर्स ऑफ गुड वेज बट ओनली वन बैड वे यू कैन नॉट कैरी इट विथ यू। मतलब केवल इंसान को धनार्जन करने के पीछे अपना शरीर को नष्ट नहीं करना चाहिए, उसको बचाने के लिए, सेविंग करने के लिए कुछ प्रिकॉशनरी मेथड्स, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स, प्रिवेंटिव मेथड्स को भी अडॉप्ट कर लेना चाहिए। अपना हेल्थ के लिए कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, ये इसका मीनिंग दर्शाती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
Thank you so much, sir, for sharing such a valuable information with us and all the CGHS beneficiary and the participants. CGHS क्वेरीज के लिए हमने आपसे कहा था, हमारा अनुरोध था कि आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, हम वो सर से बाद में पूछेंगे। तो सर एक क्वेरी है, षड्रस आहार के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। हाँ, ठीक है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग जो बैलेंस्ड डाइट खाते हैं, वो बैलेंस्ड डाइट प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एसेंशियल विटामिन्स इत्यादि को लेते हैं। इतना मिले चाहिए, कैलोरी होना चाहिए, इतना ग्राम्स होना चाहिए। ये सब आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए इट इज नॉट सो प्रैक्टिकल टू डू ऑल दीज थिंग्स। हर आदमी डाइटिशियन के पास जा नहीं सकता। तो इसके लिए एक होलसम डाइट आयुर्वेदिक में प्रिस्क्राइब करा है षड्रस आहार के नाम से। षड्रस का मतलब जो टेस्ट होता है वो 6 प्रकार के होते हैं आयुर्वेदिक के अंदर, जो लिटरेचर में मिलता है। वो है मीठा, खट्टा, कड़वा, तीखा, नमकीन और कसेला। ये सब रसों की जो साथ में बनने से आहार होता है, आपके खाने में जो ये सब कुछ आइटम्स होते हैं, इन टेस्ट के बीच के आइटम्स होते हैं, वो आपकी हेल्थ को अपने आप बैलेंस करके रखता है, अपने आप उसको इम्प्रूव करता है इम्यूनिटी की वाइज। मधुर रस शरीर को पोषण करने में काम करता है। तिक्त रस डायबिटीज इत्यादि चीजों को नहीं आने देने में काम करता है। कटु रस पेट को स्टिमुलेट करने में और एसिड्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। लवण रस नमक आपकी बीपी को मेंटेन करने में, कंट्रोल करने में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। कषाय रस आपके जो शरीर के अंदर की एक्सेसिव सीक्रेशंस फ्लूइड्स होते हैं, उन लोगों को चेक करने में, कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो इस प्रकार षड्रस आहार जो है शरीर के अंदर बैलेंस डाइट को एक मोटा-मोटा रूप में विदाउट कॉम्प्लिकेटिंग द थिंग्स लेने में हेल्प करता है। थैंक यू सो मच सर। मेरा सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध रहेगा, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है वेबिनार, हमारी सीजीएचएस की वेबसाइट में आज का वेबिनार अपलोड कर दिया जाएगा। जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है या लेट ज्वाइन किया है, वो कृपया वहाँ से जो हमारा सेमिनार है अपलोड कर सकते हैं एवं देख सकते हैं। मैं थैंक यू करूँगी डॉक्टर आनंद टी गुडिवाल सर का फॉर द प्रेजेंट सेमिनार। अंक क्वेश्चन in the last, I would like to thank Additional Director, CHS Headquarters, Joint Director Ayush for hosting the webinar. Thank you so much, sir. और मैं आज के प्रवक्ता डॉक्टर टी आनंद का फिर से धन्यवाद करती हूँ इतने इंफॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल सेमिनार के लिए। थैंक यू सो मच, सर।